हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं गोविंद एजुकेशन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो कोई भी बच्चा आया है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो इस चैप्टर में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूं। आप इंग्लिश देख के घबराना मत, और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाला है, ये आपके भैया का प्रॉमिस है। तो चलो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एकदम अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए लास्ट में कुछ सरप्राइज भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हिंदी में हम इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वुड बी अ फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसाइड। दिस means that every adult citizen gets one vote and all votes have equal value। अब देखो, सबसे पहले हम समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बेसिकली मतलब है कि इसे ना जब संविधान में लाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इंडियन डेमोक्रेसी में इसको एक फीचर के तौर पे लिया गया था कि ये एक टाइप का क्या है, फीचर है। और इसको बेसिकली क्या किया गया था कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, आप वोट दे सकते हैं। और क्या क्या होना चाहिए भाई, आप भारत के अधिकारी होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, और 18 साल से ऊपर की आपकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तो वही सारी चीजें हमें बताई हुई है कि कैसे कैसे है। और क्या है भाई, और भी देख लेते हैं हम आगे की चीजें। आगे हमें बताया है कि every adult citizen gets one vote and all vote have equal value। अब देखो बेसिकली क्या होगा इसमें कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी के पास इक्वल वोट रहेंगे। मतलब अगर कोई एक इंसान वोट देगा तो उसका वन वोट ही काउंट होगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो। एंड ऑल वोट हैव इक्वल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम एक्सेट्रा। द वर्ड यूनिवर्सल कैन नॉट दिस। अब देखो बेसिकली द वर्ड यूनिवर्सल जो है वो दिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। मतलब एक गरीब से गरीब इंसान जो बहुत ज्यादा गरीब है, एकदम पुअर में आता है, पुअर लेवल पे, तो उसको भी क्या है, वोट देने का अधिकार है, चाहे वो जितना मर्जी गरीब हो, उसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो शॉर्ट में बताऊं तो भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार है, और हर वोट की वैल्यू, हर वोट की कीमत सिर्फ एक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो जितना भी अमीर हो, गरीब हो, उसको वोट देने का अधिकार है। और 18, उसमें क्या क्या चाहिए भाई, 18 साल का से ऊपर का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमने अभी समझा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। अब हमें देखते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आखिर है क्या, इसको किस तरीके से ऐड किया गया था। अब देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो कॉर्नरस्टोन इसे क्यों बोला है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, उसमें हमने अभी देखा कि सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो। इसीलिए कॉर्नरस्टोन माना है। हमने देखा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, हमारे लिए इतना ज्यादा विकास कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं वो इतना सारा काम, वो हमारे वोट की ही वजह से कर पा रहे हैं। अगर हम वोट नहीं देते तो हमारा देश कैसे खड़ा रहता। इसीलिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को एक कॉर्नरस्टोन माना है अपना डेमोक्रेसी का। आगे देखते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड ऑल लोकल इलेक्शन इन विलेज cities are based on universal franchise under article 326 of the constitution। अब बेसिकली क्या है, अब इसमें देखो ये जो आर्टिकल 26 है ना, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आर्टिकल 26 है हमारा, ये ही हमें अधिकार देता है कि चाहे कोई भी सिटी हो, चाहे कोई भी विलेज हो, चाहे गाँव हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, है ना, केंद्र शासित राज्य जो हमारे होते हैं, यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ पर आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी लगी होती है। मतलब क्या होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए भाई, और उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इन सारी चीज़ों को देखो। अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं भाई इंपॉर्टेंट, इसी में से ही लगभग आपके आधे से ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे। तो बस आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है, और यही आपका स्पेशल सरप्राइज भी है। देखो अब क्या हुआ, इंडिया चेंज्ड द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स इन 1988। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब 1988 आया था, 1988 आया था, तो 1988 में क्या हुआ, 1988 में बोला गया कि जो भी 1988 में वोट देगा, पहले क्या होता था कि ये 21 वर्ष के हिसाब से था, तो इसको चेंज कर दिया गया। ये जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बदल दिया गया था। कैसे बदल दिया गया था भाई, तो भारत जो था उसने जो मिनिमम वोटिंग क्राइटेरिया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, उसको 21 से हटा के 1988 में 18 साल कर दिया था। इसीलिए 18 साल की एज में अब तुम वोट देते हो। और बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली 13% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू वोट। इंडिया वाज अमंग द अर्ली नेशन टू ग्रांट वुमेन टू द राइट टू वोट। अब राइट टू वोट क्या है भाई, अब देखो बेसिकली क्या हुआ कि जब हमारा भारत देश आजाद नहीं था तो
सिर्फ और सिर्फ 13% भारतीय लोग ऐसे थे जो सिर्फ वोट दे सकते थे, जिनको चुना गया था कि सिर्फ ये लोग वोट देंगे और बाकी सब कोई वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ थी और भारत ने इस चीज़ को करके दिखाया भाई। पहली बार वुमेन्स को जो वोट का अधिकार था ना, भारत ऐसा पहला आर्मी नेशन बन गया था जिसने वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार दिया था, यानी वोट देने का अधिकार दिया था। यही है। और आगे देखो भाई, स्विट्जरलैंड गेव वुमेन वोटिंग राइट ओनली इन 1971। स्विट्जरलैंड ने 1971 में वोटिंग राइट दे दिया था। और इन इंडिया वुमेन हैड वोटिंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा भारत है, यानी जो हमारा इंडिया है, वहां पर जो हमारी वुमेन्स है उनको बहुत जल्दी वोट देने का अधिकार दे दिया है ना। स्टार्टिंग से ही देख रहे हो कि आप वेरी बिगिनिंग से ही आपको दिख रहा है कि महिलाएं वोट देती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी डेमोक्रेसी की कि सबको समान अधिकार दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। In 1947, India's literacy rate was about 14%, only 8% among literacy-based voting, a bold democratic experiment. अब देखो बेसिकली क्या था कि लिटरेसी रेट क्या होता है भैया? अभी लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। जिसको हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, तो वो लिटरेसी रेट के अंदर आता था। और जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा लूट लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ 14% ही लिटरेसी रेट था हमारे भारत देश का। तो यही सारी चीज़ें हैं। डिस्पाइट दिस कंस्टिट्यूशन मेकर चूज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ओवर लिटरेसी बेस्ड वोटिंग, अ बोल्ड डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत बोल्ड डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इतने सारे लोगों को वोट देना था और भी सारी चीजें करनी थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सारी चीजों को अच्छे से देख के वोटिंग को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत बोल्ड डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, है ना। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था अगर तुम वोट अच्छे से नहीं करा पाए, अगर तुमने वोट अच्छे से नहीं कराया तो हम वापस आप पे आके कब्जा कर लेंगे। तो यही चीज था, इसीलिए बोल्ड डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था। एंड ऑल्सो इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 1.3 million of women in more than 250,000 local government bodies across India, all democratic elected through universal adult franchise। तो देखो बेसिकली क्या हुआ कि हमने देखा कि किस तरीके से भारत देश जब हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आपको भी पता है कि कितना पढ़ाई लिखाई थी। तो इसी वजह से मोर देन 250,000 पीपल्स जो हमारे थे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इलेक्ट किए गए। तो हर जगह पे, हर लोकल जगहों में भेजा गया महिलाओं को। तो 31 लाख महिलाएं ऐसी थी, महिलाएं जिनको क्या किया गया, लोग जो थे जिनको क्या किया, बेसिकली बोला गया 31 लाख तो लोगों को प्रशिक्षित किया गया था कि आप अच्छे से वोट कराने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं था ना उस टाइम पे, इसीलिए। और जिनमें से 1.3 मिलियन महिलाएं थी, क्योंकि महिलाओं को भी तो समझाने वाला होना चाहिए था। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ऐसे अच्छे तरीके से हुई थी। तो कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया था? 3.1 मिलियन को, जिसमें से 1.3 मिलियन महिलाएं थी। आगे देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है कि अब और भी चीज़ें हैं। अब टॉपिक की रही बात है, सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई है। तो अब देखो बस आपको समझना है इन सारी चीज़ों को और समझ के बस अपने आंसर्स को लिखना है। नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ। टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन कंस्टिट्यूएंसी। वन इज बेयर्ड फ्रॉम वोटिंग इफ फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम्स। तो बेसिकली क्या है कि जब हमें वोट अच्छे से देना है तो हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम रजिस्टर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? रजिस्टर्ड। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में तो हम वोट को नहीं दे सकते। तो किसी के भी बिहाफ पे कि मैं यहीं रहता हूँ इससे पूछ लो, ऐसा करके हम वोट को नहीं दे सकते हैं। यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। Bridging barriers, ensuring universal franchise। अब देखो बेसिकली ये जो तुम्हारा टॉपिक है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तो ये ensuring जो है इसका बहुत बड़ा मतलब है। क्यों है बहुत बड़ा मतलब? अब देखो बेसिकली क्या हुआ कि जब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को कर रहे थे, सारी चीज़ें रेडी कर रहे थे, तो बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो ब्रिजिंग बैरियर्स जो प्रॉब्लम है ना, उन्हीं को ही हम देखने वाले हैं। बैरियर्स जो थे इसको एंश्योर करने में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को खड़ा करने के लिए। तो देखो इंडिया इज अ लार्ज, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर in India is 15 times the population of the United Kingdom, and in terms of area, India is 6 times larger than France. Geographic diversity poses additional challenges in organizing elections. तो बेसिकली क्या है, अब हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया, हमारा जो भारत देश है, बहुत बड़ा, लार्ज है, डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब विविधता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंट्री है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सारी चीज़ें। तो हमारा भारत देश 15 टाइम्स बड़ा है यूनाइटेड किंगडम से पॉपुलेशन के हिसाब से, और 6 गुना बड़ा है फ्रांस से क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें क्या है, इसी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, है ना। एडिशनल चैलेंजेस इन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन। चुनाव को कराने में बहुत सारी परेशानी आई। जब पहला चुनाव हुआ था ना, तो 1951 से 1952 तक पहला चुनाव हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा देश है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली चीज़ें आने वाली है, तो इनको थोड़ा सा और अच्छे से देखिएगा। The ECI, Election Commission of India, has taken several innovative accessibility measures to ensure voter is left behind. No voter is left behind. Electoral officials travel to remote location to ensure every citizen can exercise their democratic right. In 2024, for the first time, elderly and people with disability could cast their vote from home. Postal voting option was available for a specific category of voter. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ECI है यहाँ,
ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया कि ये हमारा क्या कराती है, वोट को कराती है। तो इसने हर जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया, सबसे जानकारियां ली, सबसे इन्फॉर्मेशन ली और सारी इन्फॉर्मेशन को लेके तब जाके अच्छे तरीके से चुनाव हुआ कि सबको पता रहे कि वोट हो रहे हैं। और एक और चीज़ है फन फैक्ट कि 2024 के अंदर पहली बार जो एल्डरली पीपल थे उनको क्या किया था, डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को पोस्टल वोटिंग कराई गई थी, मतलब ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन वोट दे सकते हैं आप क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते ना, तो इसीलिए उनके लिए क्या किया गया था, पोस्टल वोटिंग की गई थी। तो यही है ईसीआई है भाई, ईसीआई की फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड वर मेड। तो हमने देखा कि ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड बने। ब्रेल एक भाषा है जो अंधे लोगों के लिए होती है, डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए, जिसको वो समझ सकते हैं। ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट लाई गई और बहुत सारी चीजें हुई। अब पोलिंग स्टेशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ सिंगल वुमेन वोटर। वुमेन वोटर्स के भी लिए ध्यान में रखा गया था कि वो वोट दे पाए अच्छे तरीके से। तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें की सरकार ने कि अच्छी तरीके से वोट हो पाए। तो ये सारी चीजें हैं। Now the next topic is the Election Commission of India, ECI। ECI को हिंदी में हम बोलते हैं चुनाव आयोग। क्या बोलते हैं भाई, चुनाव आयोग। अब देखो, the Election Commission of India, ECI, is an independent constitutional body responsible for conducting a fair election. It was established in 1950। कब स्टेब्लिश हुई थी भाई, 1950। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी ECI, ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी ECI की, और 1950 में ये आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों आई थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है ना भाई, वरना धांधली हो जाएगी बहुत सारी। और इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के कराती है, चुनावों को कराती है। पहला चुनाव कब हुआ था भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1951 से 1952 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम है, क्या क्या टास्क करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी देख लो। सेटिंग इलेक्शन डेट्स, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टी, एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑफरिंग ओवरसीइंग एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो देखो, सबसे पहले आता है सेटिंग इलेक्शन डेट। अब सेटिंग इलेक्शन डेट क्या है भाई, मतलब चुनाव की तिथि को तय करना कि आखिर डेट क्या होगी कि कब हम चुनाव कराएं। तो डेट तय करती है। और क्या करती है, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको रजिस्टर करती है ना, अलग अलग पार्टीज को रजिस्टर करा जाता है। और एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक पावर है जिससे क्या होती है, सरकार को रोकती है, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, बुरा इस्तेमाल ना करे। अगर एमसीसी को बुरी तरीके से अगर वो मान लो नहीं लगाए एमसीसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसीलिए एमसीसी लागू कर देती है कि सरकार अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए। ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, तो सारे प्रोसेस को देखती है किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, यही सारी चीजें हैं। एमसीसी को शॉर्ट में देखें तो एमसीसी का मतलब है कि सरकार की शक्तियों को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं आचार संहिता। Now fourth topic is managing the election process। अब देखो, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, अब हमें उसे देखना है। मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ मैमथ टास्क। मैमथ टास्क मतलब मैमथ को अपने सर पे उठाना, वैसा। ECI has been upgrading its capacities to keep pace with the needs of modern India and conducting free and fair election। ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब चुनाव आयोग को इसीलिए रखा गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को करवा पाए एकदम अच्छे तरीके से, इसीलिए इसको रखा गया था, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्टर्ब होंगे भाई कि कैसे चुनाव होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, वरना तो क्या होगा कि बीजेपी है, मोदी है, वो तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा मोदी सारे पैसे बांट के सबको खरीद लेगा, वो अलग बात है, खरीदा हुआ है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो, लोकसभा जो होती है ना वो एक तरीके की हाउस है, संसद है। क्या है भाई, संसद, जहां पर क्या कराते हैं, हमारे सारे बिल पास होते हैं। अब संसद में क्या होता है, ये लोकसभा और राज्यसभा दो संसद होते हैं, जिसमें लोकसभा में क्या है, SC के लिए रिजर्व सीट 84 है, ST के लिए रिजर्व सीट 47 है, और जनरल्स के लिए 412 सीट्स है। सिंपल सी बात है भाई कि रिजर्व सीट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, और इनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, इसलिए इनके लिए सीट रिजर्व है। टोटल सीट कितनी होती है भाई, 543 सीट होती है लोकसभा में, 84 होती है SC के लिए, 47 होती है ST के लिए। बस इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये नंबर्स को दिमाग में बिठा के रखना। India's electronic voting machine and voter verifiable paper audit trial VVPAT system have been used in countries like Namibia, Bhutan with support from the ECI. VVPAT produces a physical paper record allowing voter to verify that their electronic vote was cast correctly. The paper trail provide a backup for verification and recounting in case of dispute. Nota। अब देखो, सबसे पहले हमें वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को समझना है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, इसको हम बोलते हैं ईवीएम। क्या बोलते हैं, ईवीएम बोलते हैं। अब ईवीएम तो तुमने देखा ही है कि कुछ इस तरीके का हमारा ईवीएम होता है ना, बस इसमें जो नंबर्स होते हैं ब्लू होते हैं, ब्लू कलर। ये जो ईवीएम है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है। अब देखो, ये जो वीवीपैट है ना, ये वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। इसमें पेपर में क्या आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि किस किसने वोट दिया है सही तरीके से, किस किसने सही तरीके से वोट नहीं दिया। तो ये चीज़ है वीवीपैट, है ना। और ईवीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार ईवीएम को 2002 में क्या किया गया था, लगाया गया था। ये याद रखना, एमसीक्यू में आपके आ जाएगा कि 2002 में पहली बार ईवीएम का यूज़ हुआ था। और क्या है भाई, और वीवीपैट तुम्हें पता है कि पेपर है, और भूटान और नामीबिया जैसे देशों में ECI के द्वारा ही ईवीएम का यूज़ दिया जाता है, उन्हें एक्सेस दिया जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं नोटा। नोटा क्या होता है भाई, नोटा होता है, नोटा की फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव। इंडिया ऑफर द नोटा ऑप्शन, इट अलाउज वोटर टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट इफ नॉट सेटिस्फाइड
with any. It doesn't change the result, but send a message that voter want better choices. Nota is a quite but powerful democratic system. अब देखो बेसिकली क्या है, ये जो हमारी ईवीएम होती है ना, उसी में ही एक नोटा बटन होता है। नोटा मतलब अगर आप बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो आप नोटा पे दबा सकते हो कि मुझे कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, अगर मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिलेंगे तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगा। तो वही है नोटा।